सो हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपके साथ इस वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि भाई इस बार जो है हमारे CSIR ने हमारे साथ जो है कितना बड़ा सरप्राइज कर दिया। सेक्शन सी को जो है बिल्कुल ही सेक्शन बी के जैसे रख दिया। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सेक्शन बी को, सेक्शन सी को जो है इतना अच्छे से प्रिपेयर करके गए, इतना अच्छे से प्रिपेयर करके गए कि वो टफ क्वेश्चंस को के लिए वो तैयार होकर गए थे। बट क्वेश्चंस आ गए इजी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस। वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि दिक्कतें फिर हुई क्योंकि वो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे और वो तैयार थे थोड़े एक्सपेरिमेंटल, थोड़े एनालिटिकल, थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम हो चुका है, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, राइट। अब एग्जाम आपका हुआ किस दिन? आप देखिए, एग्जाम आपका 17 जुलाई को हुआ है। आंसर की आपकी कब आ सकती है? 24 से 27 जुलाई के बीच में आने के पूरे चांस हैं। रिजल्ट इसका किस दिन आने वाला है? रिजल्ट इसका आने वाला है मिड से लेट अगस्त। ठीक है, मिड से लेट अगस्त के बीच में इसका रिजल्ट जो है आ जाएगा, राइट। ये सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी से, राइट। और बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे गूगल पे भी यही शो कर रहा है, राइट। ये सारी बातें तो वो हैं जो आपको ऑलरेडी से पता है। और इसमें आपको अब क्या पता नहीं है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या पता नहीं है हमें। जो सबसे पहले तो हमको ये भी पता है कि भाई सक्सेस कैटेगरीज इसमें कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, राइट। कैटेगरी 1 जिसमें आपका JRF LS आता है, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी आप जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। सो दिस इज द नंबर 1। कैटेगरी 2 क्या है? LS ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही क्वालिफाई करते हो, राइट। कैटेगरी 3 क्या होता है भाई? सिर्फ कि आप जो है PhD के एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई फेलोशिप जो है वो नहीं दी जाएगी, कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी। तो भाई दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ एनी कैटेगरी सॉर्ट ऑफ, ठीक है भाई, क्योंकि PhD में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। दैट इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब। प्लस PhD बहुत, मतलब हमें लगता है कि यार PhD बट बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, राइट। तो अगर हमें फेलोशिप भी नहीं मिल रही तो फिर गाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन इन दी फेलोशिप्स, क्योंकि फेलोशिप को स्टार्ट, मतलब कि आप PhD जब ज्वाइन करते हो यू आर लाइक ऑलमोस्ट इन 23 और 24 ईयर्स ऑफ एज, और आपके 6 साल निकल जाते हैं जिसमें आप 30 से 31 साल के हो जाते हो, ठीक है। अगर उस टाइम पर अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप सोच सकते हो कि देख उसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो ये तो कैटेगरीज हैं ऑब्वियसली जो आपको ऑलरेडी से पता है, इसलिए आप इस एग्जाम में बैठे हो। तो अभी मैं अगर किस बारे में बात करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आउटकम, जो एक्सपेक्टेड हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है गाइस। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं जो बात करूंगी तो वो कैसी बात होगी भाई? सब लोग कह रहे हैं कि भाई अगर एग्जाम ईजी था तो कट ऑफ जो है हमारी वो हाई जानी चाहिए, ठीक है। 140 तक बता रहे हैं भाई, 140 तो नहीं जाएगी किसी भी कीमत पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें JRF जो है, ऐसा मुझे लगता है कि 118 से 125 नंबर के बीच में ही मिल जाएगा, राइट। और जो आपका नेट है वो अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी को 100 से 110 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप EWS पे, तो EWS में JRF जो है वो 105 से 108 तक जा सकता है। नेट जो है इन लोगों का 95 से 97 पे मिल जाएगा, ठीक है। और OBC की अगर मैं बात करूं तो इसका जो JRF जो लेकर जाएंगे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स 102 से 107-8 के बीच में होंगे, और जो नेट लोग जो लेकर जाएंगे यहाँ से वो भी 95 to 98 के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने 3 कैटेगरीज की कर ली है। इसके भाई 130-140 जाने का कोई सेंस नहीं समझ में आता, ठीक है। नहीं, 125 या 126 तक जा सकता है, बट इसके ऊपर जाने का कोई सेंस, मतलब ये हल्का सा ना मैं बताऊं आपको 127 हो जाएगा, बट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके भी बहुत कम चांसेस हैं 127 तक के भी जाने के। नेक्स्ट मैं बात करूं SC, तो SC का जो JRF है वो उन्हें 85 to 89 पे ही मिल जाएगा, एंड हमारा जो नेट है उन लोगों का वो 72 से 74 पे मिल जाएगा, एंड देन ST वालों को 80 to 82 में मिल जाएगा, एंड नेट वालों को नेट जो है कितनों को मिल जाएगा? 70 to 73 मार्क्स पे नेट मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारी बात हमने कैटेगरी की कर ली। अगर PWD की बात करूं तो उनको JRF 50 पे 55 के रेंज में मिल जाएगा। रेंज थोड़ी मैंने बड़ी रखी है गाइस,
एंड यहाँ पे नेट उन्हें मिल जाएगा 45 से 49 मार्क्स पे। ठीक, तो कुल मिला के आप जिस दिन आपका ये सब आएगा, जिस दिन आपको कट ऑफ रिलीज होगी, आप देखोगे कि इसी रेंज में वो 135 140 नहीं जाने वाला। खैर, ये सारी बातें तो हमने कर ली कि भाई ये क्या होने वाला है, राइट, क्या होने वाला है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एग्जाम तो बहुत आसान आया था। भाई आसान एग्जाम्स में ही हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यार क्वेश्चन आसान है और उसे फटाफट ऑप्शंस टिक कर देते हैं। बट जब हम घर आते हैं और वो क्वेश्चंस को हम हमारे दिमाग में, कभी हम रात को सो रहे हैं और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, फिर हम वो चेक करते हैं और हमें समझ में आता है कि यार शिट यार, हमने ये ऑप्शन गलत लगा दिया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के निकले होंगे, आई एम श्योर, राइट। तो ईजी जो भी एग्जाम होता है ना, उसमें भी कट ऑफ हाई नहीं जाती, राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। प्लस ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डेव बायो पढ़कर गए पर बता रहे हैं कि डेव बायो से कोई क्वेश्चन ही नहीं था, राइट। सेक्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सेक्शन सी जो था वो आपका सेक्शन बी जैसे बिहेव कर रहा था, राइट। तो गाइस ये कम्प्लीटली एक सरप्राइज दिया CSIR नेट वालों ने कि भाई ऐसा एग्जाम भी आ सकता है। तो मेरा ये यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई उनके सेक्शन सी में जो है 20-21 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक, 20-21 क्वेश्चन उनके सही हो जाएंगे, भाई आप लोग तो है जो चैन से सो जाओ, क्योंकि आपका हो जाएगा। सेक्शन सी में अगर आपके इतने क्वेश्चन जा रहे हैं तो सेक्शन बी में मतलब कि आप लोग जो है 20-22 क्वेश्चन सही करके आए होंगे। सेक्शन ए में आप कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन सही करके आए ही होंगे। तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स से तो मैं यही कहूंगी कि भाई रिलैक्स करो, आप लोग का आ जाएगा JRF, राइट। भाई जिन स्टूडेंट्स को भी ऐसा लग रहा है कि भाई 100 के नीचे ही हम रहने वाले हैं, अब आप अपनी यहाँ से मैच कर लीजिए कि आपका कितना बन रहा है। उस हिसाब से अगर आपको देखिए कि आप इस नंबर से भी अगर दूर हैं, तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि भाई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर। वाई? क्योंकि जब तक इसका जो रिजल्ट आएगा ना, आपका अगस्त जा चुका होगा, अगस्त जो है वो टाटा बाय बाय कर चुका होगा। आप 1 महीना बेकार में फालतू में आपने वेस्ट कर दिया। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप आंसर की का वेट करो, आंसर की से मैच करो, अपने आंसर्स देख लो, स्कोर करो कि भाई स्कोर कर लो, अपना एनालाइज देख लो कि भाई आपकी, अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है फिट हो रहे हो, ऐसी जो मैंने कट ऑफ जो बताई है एक्सपेक्टेड उस रेंज में, देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं हो रहे हो तो भाई नेक्स्ट मूव को प्लान कर लो। नेक्स्ट मूव जो भी है आपका, अगर सपोज करते हैं कि आप दोबारा से इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हो फॉर डिसम्बर, तो भाई लग जाओ, क्योंकि टाइम निकल जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। ठीक, कंसिस्टेंट रहो, PYQs लगाओ, ठीक है। PYQ सेक्शन बी को भी मत छोड़ो, सेक्शन सी को भी मत छोड़ो। अब हमें बिल्कुल नहीं पता कि अब जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा, क्या उसका सेक्शन सी जो है वो वापस से सेक्शन बी जैसा ही आ जाएगा या पिछले सालों से सेक्शन सी जैसा ही आएगा। वी डोंट नो, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस एज वेल एंड दिस एज वेल, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ करने के बाद अब आपका जो भी आएगा ना, अभी जो रिजल्ट आता है, जिन लोगों का JRF, जो लोग अभी अपने एनालाइज कर लेंगे कि भाई उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं कि उन्हें JRF आ जाने वाला है, मतलब 115 से 125 के बीच में बन रहे हैं, तो भाई आपके जो है आ जाएगा JRF, ठीक है। तो अब आप ये लोग क्या करे हो भाई, ये लोग जो 115 से 125 के रेंज में आ रहे हैं आंसर की वाले दिन से, वो क्या करेंगे 115 से 125 की रेंज में भाई आप लोग जो है PhD पोजीशंस देखना स्टार्ट करो, PhD पोजीशंस देखना स्टार्ट कर दो आंसर की वाले दिन से ही, ठीक है। और मान लो कि PhD कई क्या अभी बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके PhD का टाइम जो है वो निकल चुका है, ठीक है, वो निकल चुका है। जो दिल्ली में है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो काफ़ी ज़्यादा जो है निकल चुके हैं, ठीक है। तो अब अपना ये टाइम ना वेस्ट मत करो आप लोग। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको श्योर है कि भाई JRF आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो जो भी आपके घर के आसपास है। सपोज करते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, NII, ICG भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास JNU ऑप्शन है, आपके पास IIT दिल्ली ऑप्शन है, आपके पास RCB ऑप्शन है, आपके पास थर्स्टी ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शंस में देखो कि भाई आपको पता है यहाँ रिक्रूटमेंट रहती है, हमेशा रिक्रूटमेंट आप देखते रहो इनकी, ठीक है। इनके पास जो है ना प्रोजेक्ट पोजीशंस निकलती हैं, जो कि ऐसा होता है कि इनको सिर्फ नेट चाहिए होता है, नेट प्लस MSc, और ये प्रोजेक्ट पोजीशंस पे रख लेते हैं, ठीक है। अब जब तक काम करो, जब तक कि कहीं पर PhD के लिए फॉर्म नहीं निकलते, जब तक कहीं PhD के लिए फॉर्म नहीं निकलते, इससे क्या होगा कि आपका टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। प्लस आप यहाँ पे जो है सारे टेक्निक्स जो है सीख लोगे,
ठीक भाई, टेक्निक्स जो है आपने सीखी हुई हैं, और हो सकता है कि जहां आपने ज्वाइन किया है, सपोज करते हैं आपने NII में ही ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोजेक्ट, तो उन्हीं सर या उन्हीं मैम के अंडर आप PhD में ज्वाइन कर सकते हो जब अगली बार फॉर्म निकलेगा, राइट। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है। ठीक, मैं बात कर लेती हूँ भाई जिन स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि भाई उनके नहीं बन रहे 115 से 125 की रेंज में, भाई अब ये स्टूडेंट्स क्या करें जिनके नहीं बन रहे 115 से 125 की रेंज में? स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। ठीक है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ ऑन द डे व्हेन द आंसर की इज रिलीज्ड। ठीक है, थोड़ा सा रो लो अगर मन करता है तो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपने मेहनत करी और वो नहीं चीज सफल हुई, थोड़ा सा रो लो, लेकिन अगले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और मुझे कमेंट में लिख दो कि कौन सा जो सिलेबस का कौन सा सब्जेक्ट आप सबसे पहले आप उसकी वीडियो चाहते हो, वो कमेंट करो। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ऐसा मटेरियल जो कि बहुत डिटेल्ड होगा। ठीक है, और डिटेल्ड के बाद जैसे कि अगर मैं कोई भी यूनिट पढ़ाती हूँ, जैसे कि कोई भी यूनिट सपोज करते हैं कि मैं इम्यूनोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग लेकर आती हूँ, तो सबसे पहले हम इम्यूनोलॉजी कवर कर लेंगे, और इम्यूनोलॉजी कवर करने के बाद ठीक उसके नेक्स्ट 2-3 डेज में हम उसके प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट जो हमारी दिसंबर होगा उसमें हम इसी लेवल पे आ जाएंगे, इसी लेवल पे हम आ जाएंगे।